हेलो एवरीवन, मैं हूं मोहित और स्वागत करता हूं आप सभी का आप ही के यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो बेहद खास रहने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं लोक अदालत के बारे में। तो सबसे पहले आज का एजेंडा डिसाइड कर लेते हैं कि आज की इस वीडियो लेक्चर का एजेंडा क्या रहने वाला है। देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लोक अदालत के बारे में कि भैया एक्चुअल में लोक अदालत का अर्थ क्या होता है, लोक अदालत का मतलब क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लोक अदालत के बारे में कि इनका गठन किस प्रकार से होता है। जुरिस्डिक्शन ऑफ लोक अदालत के बारे में कि इसकी अधिकारिता या क्षेत्राधिकार क्या है। कॉग्निजेंस ऑफ केसेस बाय द लोक अदालत के बारे में, यानी कि लोक अदालत किन किन मामलों का संज्ञान ले सकती है। पावर्स ऑफ लोक अदालत के बारे में, यानी कि लोक अदालत की शक्तियां क्या हैं। लेकिन आज की इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक नोटिस दिखाना चाहूँगा जिसमें ये बताया गया है कि 11 मई 2024 को 20 स्टेट्स एंड यूटीज में लोक अदालत ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जिसमें सारे के सारे प्री लिटिगेशन एंड पेंडिंग केसेस को सुना जाएगा, बशर्ते कि वो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस से रिलेटेड हों या फिर मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ईटीसी से रिलेटेड हों, चाहे वो चेक बाउंस के केसेस हों, चाहे वो लेबर से रिलेटेड डिस्प्यूट्स हों। अब सबसे पहले इस नोटिस को देखने के बाद में आपके माइंड में विचार आया होगा कि भैया एक बात बताइए कि ये वास्तव में लोक अदालत होती क्या है और इसमें कौन लोग बैठते हैं, कितने लोग बैठते हैं। इसके अलावा भैया एक चीज और बताइए हमें। इस नोटिस में बताया गया है कि इसमें सारे के सारे प्री लिटिगेशन केसेस और पेंडिंग केसेस को सुना जाएगा। भैया हमने ये तो सुना था कि हम किसी भी केस कोर्ट में जाकर के नया केस फाइल कर सकते हैं, लेकिन क्या भैया जो लोक अदालत होती है वो पेंडिंग केसेस को भी सुनती है? क्योंकि हमने तो ये सुना था कि अगर हमने ऑलरेडी किसी एक कोर्ट में किसी केस को फाइल कर रखा है तो उसी सेम केस को हम किसी दूसरी कोर्ट में जाकर के एट द सेम टाइम जो है वो फाइल नहीं कर सकते हैं। क्या भैया लोक अदालत में ऐसा हो सकता है? तो इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। काफी इंपोर्टेंट ये वीडियो रहने वाली है, एग्जाम की दृष्टि से भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है लोक अदालत के ऊपर, अक्सर लॉन्ग में पूछ लिया जाता है और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है लोक अदालत के बारे में जानना। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि लोक अदालत का अर्थ, कि वास्तव में भैया लोक अदालत होती क्या है। देखिए, लोक अदालत से आज से ऐसी अदालतों से है जो कि अस्थायी स्वरूप की होती हैं तथा जिनका गठन, यानी कि जिनका गठन छोटे मोटे आपराधिक झगड़ों, बीमा, मोटरयान से संबंधित दावों के निपटारे के लिए किया जाता है। मतलब जितने भी कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हो गए या जितने भी हमारे मोटर व्हीकल क्लेम से रिलेटेड केसेस हो गए, चेक बाउंस के केसेस हो गए, वो सारे के सारे कहाँ पे सुने जाएंगे भैया? लोक अदालत में। इसके आगे ये कहते हैं कि प्रारंभ में कुछ विद्वानों का ये मानना था कि लोक अदालतें आने वाले समय में न्यायालय को प्रतिस्थापित कर देंगी, लेकिन उनकी ये जो सोच है वो निराधार सिद्ध हुई है, क्योंकि वर्तमान समय में लोक अदालतें न्यायालय की सहायिका के रूप में कार्य कर रही हैं, ना कि उनकी प्रतिद्वंदी के रूप में। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि यार हमारे देश में जितनी भी कोर्ट्स हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सारे के सारे केसेस की सुनवाई उन्हीं में ही हो सके। लोक अदालत काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। अगर आप पूरा वीडियो लेक्चर देखेंगे तो आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके से लोक अदालतें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं हमारे देश के विवादों का निपटारा करने में। ठीक है जी। इसके बाद में लोक अदालत का गठन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लोक अदालत। लोक अदालत का गठन एक अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों से मिलकर के होता है। इसका जो अध्यक्ष है वो कोई भी वर्किंग या फिर रिटायर्ड जज हो सकता है तथा सदस्य रिटायर्ड जज, वकील अथवा विधिक शिक्षक यानी कि लॉ के टीचर भी हो सकते हैं। अगर मैं बात करता हूं लोक अदालत की अधिकारिता की, कि इस अदालत में किस किस प्रकार के मामले जो है वो सुने जा सकते हैं, तो सबसे पहले जितने भी पेंडिंग केसेस हैं या जितने भी प्री लिटिगेशन केसेस हैं, दोनों ही प्रकार के केसेस को लोक अदालत सुन सकती है। यानी ऐसे मामले जो कि लोक अदालत के क्षेत्र के न्यायालय में लंबित हैं
या ऐसे मामले जो अदालत के क्षेत्र के न्यायालय में अलंबित हैं अर्थात उनके लिए कभी कोई भी केस फाइल नहीं किया गया है। इसके आगे अगर मैं बात करता हूँ कॉग्निजेंस ऑफ द केसेस बाय द लोक अदालत की, यानी कि लोक अदालतों द्वारा मामले का संज्ञान किस प्रकार से लिया जाता है और किन किन मामलों का ये संज्ञान ले सकती है, कॉग्निजेंस ले सकती है। तो ऐसे मामले जिनमें दोनों पक्षकार लोक अदालत की सहायता से मामले को निपटारे के लिए सहमत होते हैं। दूसरा, ऐसे मामले जिनमें एक पक्षकार लोक अदालत की सहायता से मामले को निपटाने के लिए सहमत हो। चाहे दोनों पक्षकार सहमत हों तो भी लोक अदालत कॉग्निजेंस ले लेगी मामले का, या फिर एक पक्षकार अगर मान लीजिए मामले के निपटारे के लिए सहमत हुआ है तो उस कंडीशन में भी लोक अदालत कॉग्निजेंस ऑफ केसेस ले सकती है। इसके आगे अगर मैं बात करता हूँ लोक अदालत के पंचाट की या लोक अदालत के निर्णय की, तो लोक अदालत का जो पंचाट है आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये एक तरीके से फाइनल होता है, अंतिम होता है, इसके खिलाफ आप कोई भी अपील फाइल नहीं कर सकते हैं। यानी कि लोक अदालत के पंचाट के सिविल न्यायालय की डिग्री के समान मान्यता प्राप्त है, सॉरी को आएगा कि लोक अदालत के पंचाट को सिविल न्यायालय की डिग्री के समान मान्यता प्राप्त है तथा सीपीसी में भी ये लिखा हुआ है कि लोक अदालत द्वारा दिए गए पंचाट को इस धारा के अंतर्गत चुनौती नहीं दी जा सकती है। अगर मैं बात करता हूँ लोक अदालत की शक्तियों की, यानी कि पावर्स ऑफ द लोक अदालत की, कि भैया लोक अदालत को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा लोक अदालत को सिविल प्रक्रिया संहिता यानी कि सीपीसी, क्रिमिनल सिविल प्रोसीजर कोड, जो कि आप एलएलबी 5th सेमेस्टर में पढ़ते हैं, ये कह रहे हैं कि लोक अदालत को सिविल प्रक्रिया संहिता यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीपीसी के अंतर्गत सिविल न्यायालय की शक्तियां दी गई हैं। दूसरे नंबर पे कहते हैं कि लोक अदालत को किसी भी गवाह को बुलाने और उसे उपस्थित कराने की शक्ति दी गई है। लोक अदालत को शपथ पत्र पर यानी कि एफिडेविट पर साक्ष्य प्राप्त करने की शक्ति दी गई है। साक्ष्य यानी एविडेंस। लोक अदालत को किसी भी दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट की खोज यानी कि इंस्पेक्शन करने की शक्ति दी गई है। लोक अदालत को किसी भी न्यायालय से कोई भी लोक दस्तावेज यानी कि पब्लिक डॉक्यूमेंट या उसकी प्रतिलिपि यानी कि कॉपी प्राप्त करने की शक्ति दी गई है। आप सभी को जानकर के बड़ी हैरानी होगी कि जो स्टार्टिंग में मैंने आपको ये नोटिस दिखाया था जो कि 8 मई 2024 को ये हमारे सामने आया था, जिसमें ये बताया गया था कि 11 मई 2024 को लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, ऑर्गेनाइज की जाएगी, जिसमें सारे के सारे प्री लिटिगेशन और पेंडिंग केसेस को सुना जाएगा जो कि लिस्टेड होंगे इस चीज के लिए। आप सभी को जानकर के ये हैरानी होगी कि 11 मई 2024 को जब ये सेकंड नेशनल लोक अदालत ऑर्गेनाइज की गई तो उस लोक अदालत में 7,71,187 केसेस को सेटल किया गया 6 बजे तक, जिसमें कि 3,21,959 प्री लिटिगेशन केसेस थे जिनके लिए कभी केस ही फाइल नहीं किया गया था लोक अदालत से पहले, और इसमें 4,49,228 पेंडिंग केसेस थे, यानी कि जो ऑलरेडी पहले किसी कोर्ट में चल रहे थे और अभी तक उन पर डिसीजन नहीं आया था, तो उनको वो लोक अदालत में लेकर के आ गए। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि लोक अदालत की शरण आप उस कंडीशन में भी ले सकते हैं कि जब ऑलरेडी आपका केस पेंडिंग है किसी भी कोर्ट में। जबकि अगर मान लीजिए आपका केस किसी कोर्ट में पेंडिंग है तो उस कंडीशन में आप किसी दूसरे कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए आपका केस किसी भी कोर्ट में पेंडिंग है तो उस कंडीशन में अगर आप उस मामले को जल्दी निपटाना चाहते हैं सामने वाले पक्षकार के साथ में कॉम्प्रोमाइज करके या किसी भी तरीके से, तो उस कंडीशन में डेफिनेटली आप लोक अदालत की शरण ले सकते हैं और अपने मामले का शीघ्र निपटारा करा सकते हैं।
तो मजे की बात क्या है कि इस लोक अदालत में जो टोटल सेटलमेंट अमाउंट थी केसेस की, वो 2733.79 रुपए थी। तो इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि लोक अदालतें हमारे देश में जो मामले बढ़ते जा रहे हैं उनके निपटारे हेतु कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना लोक अदालत क्या है, इसका गठन किस प्रकार से होता है, और इसकी अधिकारिता क्या है, किन किन मामलों को ये सुन सकती है, कॉग्निजेंस ऑफ केसेस किस तरीके से लेती है, ये पावर्स ऑफ लोक अदालत क्या है। आशा करता हूं कि इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने के लिए मिला होगा। अगर आपको छोटी सी भी कोई चीज सीखने के लिए इस वीडियो लेक्चर से मिली है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।